जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा। नमस्कार दर्शकों, अभी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सचिन, आप देख रहे हैं अभी न्यूज का विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं नगर पालिका से बने निगम एवं समसामयिक विषयों पर लेकर। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के मथुरा जिला महासचिव रवि प्रकाश भारद्वाज जी। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ अभी न्यूज में। धन्यवाद। भारद्वाज जी, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि यूपी, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो मथुरा में और यूपी में आपकी क्या तैयारी है, पार्टी की क्या तैयारी है और किस स्तर पर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनी बात रखने का अवसर दिया। हमारी पार्टी ने पूरे 6 राज्यों में चुनाव की घोषणा जो की है, ये बहुत ही सोच समझ के केजरीवाल जी ने आज घोषित किया है। आज दिल्ली के अंदर हमारी राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल की मीटिंग चल रही है और उसके माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया है और यह संदेश पूरे देश भर में आज पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों की जो तैयारी है, मैं दूसरे राज्यों की बात इसलिए नहीं करूंगा कि हमारा रिश्ता उत्तर प्रदेश तक है। उत्तर प्रदेश में हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम लोग गांव-गांव जाने का काम शुरू कर चुके हैं। गांव के लेवल पर, बूथ के लेवल पर हम अपनी कमेटियां गठन करने का काम शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ साथ जो जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, इसमें पूरी पार्टी को हम 2022 को देख करके ही उतारेंगे। हमारी मथुरा के अंदर भी पूरी तैयारियां हैं कि हम यहाँ की जो घोषित 33 सीटें हैं, हम प्रत्येक सीट पर आम आदमी पार्टी का जिला पंचायत का उम्मीदवार उतारेंगे। मतलब जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी आप कर रहे हैं? चल रही है जी, बहुत तेजी के साथ चल रही है। संगठन इतना मजबूत है इतना कि जिला पंचायत में इतनी हमारे पास हमारी जिले की कमेटियां हैं, हमारी विधानसभा की कमेटियां हैं, हमारे पास हमारे ब्लॉक की कमेटियां हैं और देहात के स्तर पे अब हम लोग गांवों की कमेटियां बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो एक संगठन का जो ढांचा होता है, जिसके दम पे चीज़ें तय होती हैं, वो पूरा का पूरा ढांचा हमारे पास है। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे ढांचे का विस्तार हो रहा है। यदि हम पहले कहीं 10 थे तो आज वहाँ 50 हो गए, जहाँ 50 थे वहाँ 500 हो रहे हैं। ये हमारे जिले में भी हो रहा है, पूरे प्रदेश में भी हो रहा है जी। तो अब इन चुनावों को लेकर क्या तैयारी है कि संगठन को और मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं लगातार विधानसभा चुनाव को देखते हुए? इसमें जितने बार तरीके हो सकते हैं अपडेट करने के, सारे हम लोग उसमें लेके चल रहे हैं। हमारी अपनी सेल है जिसमें हमारे कैडर को शिक्षित किया जाता है। हमारी अपनी मीडिया सेल भी हैं जो लगातार अपडेट करती हैं, जिससे कि हमारा कैडर भ्रमित ना हो। नहीं, जमीन पर कार्यकर्ता किस तरीके से तैयार करें? कार्यकर्ता इतना मतलब आपके साथ जुड़ रहा है कार्यकर्ता? उसमें तो हमारा इस समय जो प्रोग्राम एक चल रहा है जनसंवाद, उस जनसंवाद के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं और वो अपनी बात नहीं करते। जनता के सामने क्या समस्या है, इस समस्या को लेकर वो जनता से ही पूछते हैं। तो जनता अपने आप कहती है कि भाई बिजली नहीं आती, जनता अपने आप ही कहती है कि रास्ता अच्छा नहीं है, जनता अपने आप ही कहती है कि हमारे स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, जनता अपने आप ही कहती है कि बीमार हो जाए तो इलाज कराने की दूर दूर तक देहातों में कोई व्यवस्था नहीं है। जब जनता स्वयं इस बात को कहती है तो हमारा संवादकर्ता ये कहता है कि ये व्यवस्थाएं दिल्ली के अंदर तो हैं, तो आप नहीं चाहते कि यूपी में भी ऐसा हो जाए? तो सामने वाला स्वयं ये कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो संवाद का कार्यक्रम है, जनता स्वयं ये कहती है कि केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए। तो आप लोगों की तरफ से क्या बताया जा रहा है कार्यकर्ताओं को या जनता को कि हम ये अपना एजेंडा लेके आ रहे हैं और ये चीज़ें हम करने वाले हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है जनता को? बिल्कुल, हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से ट्रेंड है और जो दिल्ली का हमारा मॉडल है, आज उस मॉडल की चर्चा खाली भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है। हमारा जो शिक्षा का मॉडल है, उस शिक्षा के मॉडल ने प्राइवेट के जितने पर सुपर मॉडल थे सबको फेल कर दिया। आज दिल्ली के अंदर स्थिति यह है कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो कई गुना अच्छी है।
जिन बच्चों को लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे, आज वो निकाल करके सरकारी स्कूल में दाखिला इसलिए कराना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल की हालत भी अच्छी है और सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी है, और पढ़ाई के साथ साथ जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है और क्वालिटी भी बढ़ रही है। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं दिल्ली के अंदर वो चौंका देने वाले हैं विद्यार्थियों के। जो रिजल्ट कभी प्राइवेट के हुआ करते थे हायर परसेंटेज में, अब प्राइवेट हायर परसेंटेज में दिल्ली के अंदर नहीं है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल के बच्चों की जो परसेंटेज है वो प्राइवेट वालों से ज़्यादा ही है। और इसी के साथ साथ इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो पहले प्राइवेट में पढ़ते थे और कोचिंग लेते थे, फिर जाकर के कहीं उनका सिलेक्शन IIT में या दूसरी जगह होता था, 500 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से पढ़ करके सीधे कंपटीशन को फाइट किए हैं। उनको 1 रुपया भी किसी तरह के किसी अन्य खर्चे में नहीं खर्च करना पड़ा। जिस तरह से कोचिंग होती है या ट्यूशन होते हैं, कहीं भी उन्होंने कुछ खर्च नहीं किया, स्कूल की पढ़ाई से वो लोग आ गए। मतलब लगभग कितने दिनों से, कितने समय से आप लोग इस तैयारी की तरफ बढ़ रहे थे, और क्या लगता है आपको कि कहाँ तक पहुँचेगी ये तैयारी, और लगभग कितनी सीटें आप यूपी विधानसभा तक? पार्टी का काम तो हमारा मथुरा में भी और पूरे देश भर में भी 2012 से शुरू हो चुका था, लेकिन ये जो हलचल अभी बढ़ी है इसमें 15 दिसंबर को केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का 2022 में चुनाव लड़ने की घोषणा की। उसके बाद से बहुत बड़ी हलचल पूरे प्रदेश भर में पार्टी में भी मच गई है और खलबली भाजपा के अंदर भी मच गई है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग यहाँ भी आ जाएंगे। तो हमारी तैयारी पूरी पहले से थी, अब और ज़्यादा तेज हो गई है। अब हम लगभग कितनी सीटें आप लड़ेंगे यूपी के अंदर? हमारा तो जो सिद्धांत रहा है वो गैर समझौतावादी रहा है। दिल्ली में सरकार बनाई, उससे पहले किसी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं था। हम लोग पंजाब में लड़ने गए, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं था। हम लोग गोवा में लड़ने गए, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं था। हमने गोवा में भी बहुत अच्छा वोट प्राप्त किया, दिल्ली में तो 3 बार सरकार बना दी, और पंजाब के अंदर केवल आम आदमी पार्टी ऐसी है जो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस के सामने मौजूद है। वहाँ भाजपा और अकाली दल तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियां हैं। तो यहाँ भी वो स्थिति, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे भी आप विपक्ष तक या जीतने की स्थिति, कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको? विकल्प ही आम आदमी पार्टी है। हम इसमें कोई कमजोरी से नहीं देख रहे। जो आगे आने वाला वक्त है उसमें विकल्प ही आम आदमी पार्टी। लेकिन गोवा में भी आप बता रहे हो, लेकिन वहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि और भी अन्य जगह चुनाव लड़े आपने, लेकिन वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न तो नहीं, ना ही उस स्थिति तक आप पहुँचे। तो यहाँ आप कैसे देख रहे हैं, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों में चाहे वोट परसेंटेज वोट के हिसाब से देख लें या क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी अंतर है, तो यहाँ किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो रिश्ता है उसी के साथ साथ इकोनॉमी का भी रिश्ता है। जी बिल्कुल। यदि यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ का बजट भी ज़्यादा है। तो ये कोई सवाल नहीं है कि जनसंख्या ज़्यादा है। भाई जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या तुम उसके काम नहीं करोगे? नहीं, ऐसा कुछ आपके अपोजिट पार्टी है वो भी कह रही है कि दिल्ली में जो होगा। हाँ, यही असली सवाल तो यही है कि जब आप चुनाव लड़ने आए थे तब तो आपने ये नहीं कहा कि इतने लोग वोट मत दो, हम तुम सबका काम नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी संख्या ज़्यादा है। जब तो ये कह रहे थे हम सबको वोट दे दो और हम सबका भला करेंगे, और जीतने के बाद तुम्हें ये संख्या ही परेशानी लगने लग गई। तुम्हारी परेशानी है कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। ये कोरा बहाना है, ये कोरा झूठ है, जिम्मेदारियों से बचने का तरीका है। उत्तर प्रदेश का बजट है 5 लाख करोड़ का और दिल्ली का बजट है 66,000 करोड़ का। लगभग 10 गुने पर है उत्तर प्रदेश, लगभग 10 गुने पर जनसंख्या भी है। अब इसी बजट में से दिल्ली की सरकार 66,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च करती है। इसी बजट में से यूपी की सरकार 5 लाख करोड़ में से 17,000 करोड़ खर्च करती है। तो नियत खर्च करने की शिक्षा में नहीं है, उनकी नियत खर्च करने की शिक्षा में है। तो ये जो भाजपा का अपना कमजोरियों को ढकने का तरीका है, ये तो पोल खुल गई, अब इससे कोई काम नहीं चलेगा। आप बता रहे हैं आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे यूपी में चुनाव लड़ने से पहले? जो हाल ही में आप कह रहे हैं जिला पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत में ही आप क्या मुद्दे लेके जाने वाले हैं सबसे पहले? जिला पंचायत के चुनावों में भी हमारे वही मुद्दे रहेंगे जो हमारे विधानसभा के मुद्दे हैं। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि आप दिल्ली मॉडल को चाहते हो तो जिला पंचायत में हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताइए। अभी
अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। जैसा कि भारद्वाज जी ने बताया कि हम लोग जिला पंचायत चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं और खास मुद्दे उनके जो दिल्ली का मॉडल है वो रखेंगे आगे। जनता को बताएंगे कि दिल्ली में किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था और किस तरीके की मेडिकल व्यवस्थाएं उन्होंने जनता को अच्छे से दी हैं और वही वो उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं। आगे चर्चा जारी रहेगी। वक्त है ब्रेक का। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है। ब्रेक के बाद अभी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भारद्वाज जी, जैसे आपने बताया कि यूपी चुनाव की तैयारी आप कर रही है, आम आदमी पार्टी जिला पंचायत चुनाव के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आपके सामने जो परिस्थितियां हैं, सबसे कई पार्टियां हैं यहाँ पे, दिल्ली में 3 या 4 पार्टी, यहाँ पर कई सारी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। ऐसे में आपका अपनी जगह बनाना और अपने चुनाव को आगे लेके जाने के लिए लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे और किस तरीके से उनको इन मुद्दों पर आप वापस लेके आ पाएंगे, जबकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में देखा जाता है कि यहाँ क्षेत्रवाद, जातिवाद पर वोटिंग लगभग होती है। जैसा कि बताया जाता है कि हमेशा जातिवाद पर चुनाव पहुंच जाता है। ऐसे में आप कितनी प्रमुखता से इन बातों को रख पाएंगे जनता के सामने? हमारी जो पार्टी है ना, उसके पास अपना मॉडल है और हमारा मॉडल ही अपना स्थान बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। जिन लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री चाहिए, हमारे साथ आइए। जिन लोगों को मुफ्त में शिक्षा चाहिए, हमारे साथ आइए। जो लोग चाहते हैं कि हमारा इलाज मुफ्त में हो और हर मोहल्ले में एक क्लिनिक हो, हमारे साथ आइए। जो लोग चाहते हैं 24 घंटे बिजली आए, वो हमारे साथ आएंगे। जो लोग ये चाहते हैं कि जिन समस्याओं पे, जिन सुविधाओं पे तमाम जगह पर दलाली होती है, भ्रष्टाचार होता है, वो तमाम सुविधाएं हमें घर बैठे उपलब्ध हो जाएं, तो वो लोग हमारे पास आएंगे निश्चित रूप से। क्योंकि दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली फ्री आती है, 400 यूनिट तक में हाफ बिल आता है। शिक्षा के नाम पे उन्होंने, मैंने आपको पहले भी कहा कि वहाँ कोई खर्चा नहीं होता। और भारद्वाज जी, मैं टोकूंगा आपको जी, ये जो मुफ्त शब्द है जी, इस पर काफी पार्टियों को बेचैनी जी और उनको चिढ़ आती है शब्द से। तो ये मुफ्त है क्या मुफ्त, क्या किस तरीके से मुफ्त, क्यों, किस तरीके से और क्यों ये मुफ्त क्यों? ये उन पार्टियों की विफलता है जो आज तक इस काम को नहीं कर पाए। सरकारें वही होती हैं, व्यवस्थाएं वही होती हैं, करने का ढंग होता है और नीयत का फ़र्क होता है। उनकी नीयत में ये करना नहीं था। केजरीवाल जी कोई अपने घर से बांध के नहीं लाए पैसा। उसी 66,000 करोड़ के बजट में से, जो बजट पहले कांग्रेसियों को हुआ करता था दिल्ली के अंदर, जो बजट पहले भाजपाइयों को हुआ करता था दिल्ली के अंदर, बजट वही है, दिल्ली वही है, सिर्फ बदला है तो सरकार बदली है। एक अच्छी नीयत की सरकार वहाँ बैठ गई है जिसने इन सारे कामों को किया है। ये काम नीयत से होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख करोड़ का बजट है। आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी कि हम इस बजट का कितना हिस्सा जनता के हित में खर्च करेंगे। यहाँ प्राथमिकताएं जनहित में खर्च करने की है ही नहीं, यहाँ लुटाने की हैं, मंत्रियों के घर भरने की हैं, ठेकेदारों के घर भरने की हैं। आप देखते हैं कि हद तक भ्रष्टाचार है। एक छत गिर जाती है, 15 दिन नहीं चलती शमशान के अंदर। मतलब आपका मुफ्त से आशय है, ये है मुफ्त कुछ नहीं होता। मैं फिर कहूँ, मुफ्त कुछ नहीं होता। हर सरकार का अपना एक बजट होता है। केजरीवाल जी भी अपने घर से नहीं दे रहे, वो खुद भी कहते हैं कि आपका पैसा है, मैं तो आपके पैसे की रखवाली करके आपको इसी में से दे रहा हूँ। मतलब सुविधाएं देना है और जो सरकार के पास जो फंड रहता है, जो जनता से फंड आता है, चाहे वो टैक्स के रूप में आता है, किस तरीके से सारा पैसा जनता से ही आता है। जनता से जो सुविधाएं पैसा आता है, उनसी से जनता को सुविधा देने की बात। जी हाँ, इसी को जो मुफ्त जो शब्द है, आप उसको इसी से बता रहे हैं कि मुफ्त कुछ नहीं है, वो सुविधाएं दी जा रही हैं। आपका कहने का आशय बिल्कुल बिल्कुल। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। अशोक इन्वर्टर मसानी 25 वर्षों से
मैं इन्वर्टर बैटरी का अनुभव है और जो जनता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और उचित क्वालिटी उचित सर्विस के साथ में इन्वर्टर प्लस बैटरी उपलब्ध है और अर्जेंट सर्विस की सुविधा भी मेरे यहाँ उपलब्ध है। ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है अभी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि भारद्वाज जी ने बताया, मुफ्त शब्द, मैंने इनसे पूछा था कि ये मुफ्त शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर बताया कि कुछ भी मुफ्त नहीं है। मुफ्त का आशय इनका ये था कि जो सरकार के पास टैक्स के रूप में जनता से जो भी पैसा आता है, उसी पैसे से जनता को सुविधाएं दी जाती हैं जो कि दूसरी सरकारें नहीं दे पाती। उस शब्द का आशय वो गलत तरीके से पेश करते हैं, इनका ये साफ तौर पर कहना था। भारद्वाज जी, अभी हाल ही में देखा गया कि यूपी में आपके कुछ नेता, आपकी कुछ तकरार हुई यूपी सरकार और दिल्ली सरकार के मध्य कि आप हमारे स्कूल आके देखिए, हम आपके स्कूल आके देखते हैं। और ये तकरार इतनी बढ़ी कि आपके एक नेता को जेल तक जाना पड़ा। तो ये मामला कैसे बढ़ा और क्यों बढ़ा? क्या वो एक शांति तरीके से वो नहीं हो सकता था, या उसमें किस तरीके से उन नेता की एक, जो हमने सुना भी कि उन्होंने कुछ अशब्द यूज किए यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में या की सरकार के बारे में, तो वो क्या जरूरी थे? ये जो तकरार वाली बात है ना, ये भाजपा ने ही शुरू की। जिस दिन 15 दिसंबर को केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसी दिन हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और यहाँ के शिक्षा मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने ललकारना शुरू किया कि आप पे दिल्ली नहीं संभल रही है, वहाँ के स्कूल नहीं संभल रहे हैं, आप यूपी में आके देखिए। इस चुनौती को हमारे मुखिया केजरीवाल जी ने स्वीकार करके एक जिम्मेदारी दी सिसोदिया जी को, जो हमारे डिप्टी सीएम है, कि आप जाइए और उत्तर प्रदेश के स्कूल देख करके आइए और बहस करके आइए। इन्होंने बहस करने की चुनौती दी। उस चुनौती को स्वीकार करके ही हमारे डिप्टी सीएम सिसोदिया जी दिल्ली आए और उन्होंने वहाँ बाकायदा व्यवस्था की कि उत्तर प्रदेश के मंत्री आकर के हमारे साथ बहस करें, डिबेट करें, दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं या। तो ये बहस से भागे। अब ये भागना शुरू हो गया भाजपा का। यहीं से पता लग रही है कि भाजपा के नीचे से जमीन खिसक रही है। वो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, वो भागे। मतलब कोई भी मंत्री वहाँ पहुँचा नहीं? अरे भागे नहीं, भाग रहे हैं। अब फिर हमारे मुखिया ने ये भी कहा कि भाई ये तो नहीं दिखा रहे, लेकिन आप लोग जाकर के देखो वहाँ के स्कूलों की हालत क्या है। तो यदि स्कूल अच्छे होते तो योगी जी की सरकार के नुमाइंदे हमारे लोगों को ले जाकर के दिखाते कि देखिए, क्योंकि स्कूल अच्छे नहीं है। स्कूलों में सुअर घूमते हैं, स्कूलों में बकरी घूमती हैं, कुत्ते घूमते हैं, और जो काम शिक्षकों से कराया जाना चाहिए पढ़ाई का, उसको नहीं कराया जाता। उनसे जनगणना कराई जाती है, उनसे पोलियो का काम कराया जाता है, उनसे मिड डे मील का काम कराया जाता है, तो उनसे अपना काम नहीं कराया जाता। स्कूलों की दीवारें गिरी हुई हैं, टॉयलेट नहीं है तो किवाड़े नहीं है, किवाड़े हैं तो पानी नहीं है, सब कुछ है तो सफाई नहीं, मतलब आपको स्कूल स्कूल जैसा लगता ही नहीं है। तो अब इस चुनौती से ये खुद भागना इन्होंने शुरू कर दिया, और इस हद तक भाग रहे हैं कि हमारा कोई आदमी देखने भी आता है तो उसे देखने नहीं देते। ये इनकी अपनी विफलता है वाजपेयियों की। तो ये मैं उसको आपको स्वीकार कर रहा हूँ आपकी बात को कि हाँ, ये ऐसी बातचीत हुई थी, लेकिन यहाँ आकर अगर प्रशासन रोक रहा है या कुछ चीज़ें हैं तो क्या अभद्र भाषा? और देखिए, प्रशासन की मौजूदगी में एक पूर्व लॉ मिनिस्टर पर, एक राज्य के मिनिस्टर पर स्याही फेंकी जाती है, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि उनकी मौजूदगी में ऐसा काम होता है। नहीं, प्रशासन तो उसकी शिकायत प्रशासन उसकी उसकी मौजूदगी में हो रहा है ना। वही दरोगा के सामने चोरी हो रही है, आप समझो ना। अब आप दरोगा से कहेंगे साहब मेरे आपके सामने चोरी हो रही है, वो उसकी जिम्मेदारी है ना आपको बचाए, वो आपके पास खड़ा है। नहीं, ये बात भी आपकी सही है कि आप देखिए, यहाँ होता ही है भाजपा में कि अपराधी नहीं पकड़ा जाता, वो दूसरों को पकड़ते हैं। अभी तक जो हो रहा है प्रदेश के अंदर, मेरा सवाल फिर से वही है कि क्या अशब्द बोलकर अपने आप को, अपनी राजनीति को आगे लाने का प्रयास है या हाईलाइट करने की कोशिश थी? मैं मानता हूँ हमें अशब्द भाषा का प्रयोग, अपशब्द बोलने की हमको जरूरत नहीं है। हमारे कामों की धार इतनी तेज है कि उसके सामने कोई नहीं टिकेगा, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ गया। वो तो जेल तो सबको भेज देते हैं। जेल तो वो हमारे जो संजय सिंह है ना,
उनके ऊपर 14 मुकदमे उन्होंने लगा रखे हैं, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं। तो भाजपा पे यही काम रह गया है कि यदि कोई बलात्कार के खिलाफ बोले तो जेल भेजो, यदि कोई हत्यारों के खिलाफ बोले तो जेल भेजो, यदि उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोले तो जेल भेजो, योगी जी के मोदी जी के खिलाफ बोले तो उसको देशद्रोही बता दो। ये तो इनका काम है। तो यहाँ के आपने ऐसे जो आप क्रम बता रहे हैं, इसमें मथुरा के कुछ स्कूलों का आपने निरीक्षण किया? अरे एक नहीं अनेक 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 अनेक, एक नहीं अनेक। आप जाके सदर का स्कूल देखो ना, पहली बात तो आप दोपहिया से जाओगे तो रास्ते में ही गिर पड़ोगे, इस हद तक वहाँ गंदगी है। और फिर स्कूल में देखना, वहाँ बच्चे बैठे हैं कि बकरी बैठी है। मैं यहीं से बता दे रहा हूँ आपको। एक हमारा अंदर का स्कूल है, अब मेरे पास वो डिलीट कर दिए मैंने, यहाँ के 16 स्कूलों के फ़ोटो हमने खींचे थे मथुरा के। जी हाँ, और पूरे जिले भर के करीब 150 स्कूलों के फ़ोटो हमने खींचे, क्योंकि हमने तो अभियान चलाया ना फ़ोटो खींचो, और इनके लोगों को भेजे सरकारों को, खुद देख लो। वो देखना नहीं चाहते स्कूल अपने। तो आपने अभी बताया जिला पंचायत के चुनाव आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की विधानसभा, तो नगर निगम को लेकर भी कुछ ऐसा विचार बन रहा है क्या? नगर निगम की नगर निगम का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होगा, और जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली बार हमने निगम का चुनाव लड़ा था, तो जब दोबारा होगा तो निश्चित रूप से हम निगम का चुनाव लड़ेंगे। नगर पालिका से निगम बने समय हो चला है। नगर निगम के जो काम हैं, जो भी काम हुए हैं, चाहे वो विकास कार्य हों, चाहे वो सफाई वगैरह, सब सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं मथुरा के लिए? विकास से ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि आप यदि यहाँ से जाएं, नए बस स्टैंड के पास का जो रेलवे का पुल है, वहाँ इन्होंने विकास के नाम पर टाइल लगाई। अब आप गिन के देख रहे हैं कितनी बची हैं। इन्होंने जो पुराना बस स्टैंड है उसके पास जो रेलवे स्टेशन है, कैंट रेलवे स्टेशन, उसके पास भी एक रेलवे का पुल है, वहाँ जाके देखना इन्होंने टाइल लगाई, और कितने दिन बाद वो नीचे टपक गई। तो इनका जो विकास है ना, वो झांक रहा है, मुस्करा रहा है। आप उसको मुस्कराता हुआ देख सकते हैं कि उसमें किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है। चर्चा हमारी इन्हीं विषयों को लेकर चल रही थी। अब एक बात सवाल मैं आपसे इन चर्चाओं से अलग हटके पूछना चाहूँगा। मथुरा एक धार्मिक नगरी के रूप में भी जानी जाती है। मथुरा भगवान योगीराज कृष्ण की जन्मभूमि भी है, और मथुरा में 2 प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, एक गिरिराज जी और एक यमुना जी। यमुना जी की स्थिति जो है किसी से छुपी हुई नहीं है। काफ़ी पैसा भी आया है शुद्धिकरण के नाम पर, और काफ़ी नेताओं ने कस्में भी दी, वादे भी किए, लेकिन वो सब के सब यमुना में कचरे की तरह बहते हुए नजर आए। काफ़ी बार हम लोगों ने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, और ये भी कहा गया कि मथुरा में जो यमुना जी आ रही हैं, उससे पहले दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ से भी नाले प्रवाहित होते हैं यमुना जी में। तो क्या आपकी सरकार ने कोई ऐसे प्रयास किए कि वो यमुना शुद्धिकरण के लिए उन नालों को टेपिंग करें, या वो कचरा दिल्ली का यमुना में न जाए, ऐसे कोई प्रयास वहाँ से हुए हैं? दिल्ली के अंदर यमुना प्रदूषण के सवाल पे बहुत काम हुआ है जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है। दिल्ली में यमुना कोई नई नहीं है, कांग्रेस के सरकार के शासन में भी यमुना थी, उससे पहले जो भाजपा का शासन दिल्ली में था उस समय भी यमुना थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना पॉल्यूट, नहीं ब्रिज तो बहुत बढ़िया बनाए हैं उन्होंने, ब्रिज नहीं, यमुना का जो पानी है उसमें जो परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन है वो जितना विगत सरकारों में था उसके मुकाबले उन्होंने उसको काफ़ी हद तक सुधारने का काम किया। तो क्या एक बात, मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा। दूसरा, अभी उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है दिल्ली सरकार ने। यस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है कि हम उसकी यहाँ दूसरे राज्यों की सरकारों में कल्पना नहीं कर सकते। तो जितना ध्यान यमुना शुद्धिकरण के लिए केजरीवाल सरकार दे रही है, उतना ध्यान यदि सब जगह दिया जाए तो सब जगह यमुना आचमन के काबिल हो जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है, पैसा मथुरा में भी यमुना को 10 बार शुद्ध किया जा सकता था, एक बार नहीं, लेकिन सारे पैसे का भ्रष्टाचार हो गया। आपको कुछ जानकारी है किस तरीके की योजना या किस तरीके का प्लान यमुना जी के लिए दिल्ली सरकार कर रही है, या कुछ ऐसा जानकारी हो तो? उन्होंने अभी वैज्ञानिकों को जिम्मेदारी दी और उसमें से वो वाटर को प्योरीफाई करेंगे।
और उसी से पानी की सप्लाई बढ़ाएंगे। उसमें दोनों काम एक साथ होंगे, एक तो पानी की सप्लाई बढ़ेगी, ये बिल्कुल अभी 4-5 दिन पहले की खबर है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और उससे यमुना के जो वहाँ जो गंदगी है उसमें भी साफ़ करने का उनको अवसर मिलेगा। तो वहाँ ये तो आपने बताया कि ये जल बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, ये वहाँ जो नाले गिर रहे हैं यमुना जी में, उनको टेपिंग करने की कोई बात, कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसी चीजें हैं कि दिल्ली नाला में, गंदा पानी यमुना जी दिल्ली में इतना नहीं है जितना हमारे छोटे शहर जैसे मथुरा शहर में है। बहुत कंट्रोल किया है, बहुत किया है। खास करके जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, इन्होंने बहुत कुछ मुंह मोड़ने का काम किया है और ये बड़े काम है। और इसमें खाली एक राज्य सरकार से ही काम नहीं चलता। मैं फिर कहूँगा, जब तक केंद्र सरकार इन नदियों के शुद्धिकरण में अपनी प्रॉपर भूमिका नहीं निभाएगी, क्योंकि मंत्रालय ये भी तो नदियों के बनाते हैं, इनका पैसा कहाँ जाता है? ये जिम्मेदारी अकेले राज्य पे नहीं छोड़ी, आप इसको जिम्मेदारी के रूप में देखो। अकेले केजरीवाल का काम ये बिल्कुल नहीं है, ये दोनों सरकारों के मिलकर के चलने वाला काम है और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, मोदी जी की। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, ये एक सरकार का काम नहीं होता है। केंद्र सरकार के साथ अन्य जो राज्य यमुना जी से जुड़े हुए हैं, उन सब राज्यों की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, उनको करना चाहिए। हम लोग ये लगातार कहते रहे हैं, हम अपने चल के माध्यम से मांग भी करते हैं कि उन सब सारी सरकारों को यमुना जी पर ध्यान देना चाहिए, वो प्रदूषण मुक्त होनी ही चाहिए। क्या मथुरा में भी आपका मुद्दा रहेगा यमुना प्रदूषण को लेकर? देखिए, यमुना की सफाई तो मैं समझता हूँ कि हर ब्रजवासी चाहता है। मैं भी ब्रजवासी हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि यमुना की सफाई होनी चाहिए। केवल चुनावी वादे तक तो नहीं रहे। देखिए, चुनाव तो एक बार आता है, फिर 5 साल हम उसी यमुना के आचमन के लिए जाते हैं, तो ये सवाल चुनाव तक सीमित नहीं है, ये यमुना के आचमन से सीमित है। और मैं आपको फिर ध्यान दिला दूँ कि नदियों के शुद्ध जल का जो रिश्ता है वो इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। ये नदियाँ जब साफ होती हैं तो इसके जल का इस्तेमाल फसलों के लिए होता है। आज हम इनके जल का इस्तेमाल पूरी तरह से, जैसे इनका आकार बढ़े, रोक लगे, पानी बढ़े, शुद्ध पानी रहे, तो उसको फसलों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है, जो इस देश की कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं मिल पा रहा है। भारद्वाज जी, जो खास इस समय जो मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का, दिल्ली में 26 जनवरी पे आपने देखा था कि किस तरीके का वहाँ किसानों ने पुलिस के साथ पहले कई बार की मीटिंगें हुई, उन्होंने एक राय बनी कि इस तरीके से दिल्ली में हम लोगों को परेड करनी है, दिल्ली प्रशासन ने भी अनुमति दे दी। उसके बाद जो देखने को मिला, चाहे उसके कोई भी कारण रहे हों, कोई भी व्यक्ति रहे, विशेष रहे हों, या जो कुछ भी रहा हो, लेकिन वो एक दुर्भाग्यपूर्ण था जो लाल किले पर हुआ। आम आदमी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, जो भी कुछ हुआ 26 जनवरी के दिन लाल किले पर, ये बहुत ही निंदनीय है। इसको मैं ही नहीं, हर भारतवासी इससे असहमति व्यक्त करेगा। साथ ही साथ इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि दिल्ली के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री रहते हैं। आप दिल्ली के अंदर रहते हुए इस लाल किले पे अपने विरासत का, अपने झंडे की रक्षा नहीं कर पाए, इससे ज़्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। आपके पास फोर्स थी, आपके पास इंटेलिजेंस था, सब कुछ आपके पास होते हुए आप नहीं कर पाते हैं, ये आपकी बड़ी विफलता को साबित करता है। और दूसरी तरफ जो खबरें हैं वो ये हैं कि ये काम भी इन्हीं के लोगों के द्वारा किया कराया काम है। जिस तरह से फोटो आ रहे हैं अटल बिहारी इनके, मोदी जी के साथ में, अमित शाह जी के साथ में, एक फोटो में देख रहा था हेमा जी के साथ में भी है, अभी शायद मुझे लग रहा है दीप सिंधु की बात। जी जी जी, और एक सनी देओल के साथ में। ये सनी देओल किसकी पार्टी के, ये मोदी जी किसकी पार्टी के, अमित शाह किसकी पार्टी के? ये तो सवाल इन्हीं से पूछा जाना चाहिए। एक जांच का विषय है, लेकिन सरकार नहीं, जांच से पहले इनकी विफलता है, पुलिस का जांच से पहले इनकी विफलता है। मैंने कहा ना, पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमने धैर्य रखा, काय बात का हम लोगों ने नहीं चाहते। आप जो है तिरंगे तक को पहुंचने के लिए धैर्य रखेंगे, ये धैर्य का काम है क्या? मैं तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई तिरंगे को उतारेगा, आप धैर्य दिखाएंगे कि साहब मैं धैर्य रख के खड़ा हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये आपकी विफलता है, ये आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और इस विफलता में क्या षड्यंत्र है, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर प्रशासन कठोरता करता तो तब भी विपक्ष यही कहता कि देखिए अत्याचार हो रहा है, पूरे तरीके से जो किसानों की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। इसके दोनों तरफ से बातें हो सकती थी इसमें। आज भी विपक्ष ये कह रहा है कि झंडे की रक्षा करनी चाहिए थी।
विपक्ष ये नहीं कहता कि आपने क्यों करने दिया। आज भी मैं सोचता हूँ पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि हमें लाल किले की रक्षा करनी चाहिए थी। ये इनकी विफलता है, इसको इन्हें स्वीकारना पड़ेगा और ये विफलता हमको डराती है। तुम पे लाल किला नहीं बच रहा, तुम देश बचाओगे, दिल्ली के अंदर नहीं बचा पा रहे। ये आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है देश के गृह मंत्री पर कि वो उस व्यवस्था को नहीं संभाल सके। आज हमारी खास चर्चा विशेष मेहमान हमारे जो रवि प्रकाश भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव, इनके साथ हुई। काफ़ी विषयों पर इनसे वार्ता हुई हमारी, जिसमें से खास बातें इन्होंने जो हमें बताई कि यूपी में ये अपने 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें इन्होंने खास बात ये भी रखी कि हम लोग दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे, जहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी और यमुना प्रदूषण के पर भी इन्होंने बताया कि प्रयास करेंगे कि यमुना जी को शुद्ध किया जाए, अच्छी से अच्छी व्यवस्था यूपी के नागरिकों को मिले। इन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी के साथ इस खास चर्चा को अब मैं विराम देता हूँ। नमस्कार और धन्यवाद। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। अशोक इन्वर्टर मसानी 25 वर्षों से मैं इन्वर्टर बैटरी का अनुभव है और जो जनता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और उचित क्वालिटी, उचित सर्विस के साथ में इन्वर्टर प्लस बैटरी उपलब्ध है और अर्जेंट सर्विस की सुविधा भी मेरे यहाँ उपलब्ध है।